इन कुछ तस्वीरों पर थोड़ा गौर फरमाइए। देख ली, अब ये तस्वीर देखिए। रुक जाइए, अब ये वाली देखिए। ये भी देख ली, अब ये तस्वीर देखिए। अब वापस से वो शुरुआत वाली तस्वीर देखिए। कोई कनेक्शन डेवलप कर पा रहे हैं आप? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वही कनेक्शन मैं डेवलप करूंगा नजरिया के इस वाले एपिसोड में। नजरिया के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे भारतीय जो राजनेता हैं उनके फेवरेट टॉपिक की, जिस समस्या को हिंदुस्तान का हर भारतीय राजनेता सुलझाना चाहता था, लेकिन शायद उन्होंने इतना शानदार काम किया कि आज़ादी की पहली सुबह देखिए हमें 76 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन आज भी वो समस्या हिंदुस्तान में बनी हुई है। नेता आए, नेता गए, सरकारें आईं, सरकारें गईं, लेकिन वो समस्या आज भी इस देश में है और आज की तारीख में वो समस्या इस देश का एक अटूट हिस्सा बन गई है। मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ गरीबी दर, यानी पॉवर्टी रेट, यानी कि गरीबी की, पॉवर्टी की। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों हिंदुस्तान आज़ादी के बाद से लगातार, अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली गरीब रहा है, और क्यों हमारे जो देश के राजनेता हैं, मतलब हर नेता ये बात ज़रूर करता है कि हम गरीबी दूर करेंगे। गरीबी के बिना आप नेता नहीं बन सकते इस देश में। तो कहीं ना कहीं इसी को थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करेंगे और इसी को एनालाइज करेंगे कि क्यों हिंदुस्तान इतना गरीब है और गरीबी क्यों नहीं खत्म हो पा रही है, पूरी तरह से इरेडिकेट क्यों नहीं हो रही है हमारी सोसाइटी से। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दूसरी फोटो जो मैंने आपको दिखाई थी, याद है? वो दूसरी फोटो थी इंदिरा गांधी की। 1971 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा दावा किया था और उस वक्त नारा दिया था गरीबी हटाओ का। समय बदला, दौर बदला, आज 52 साल बीत गए 1971 में दिए गए उस नारे को। आज कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो भी बदल चुका है। पहले इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं गरीबी हटाऊंगी, और आज 52 साल बाद उनका पोता राहुल गांधी क्या कह रहा है? हम गरीबी हटाएंगे। राहुल गांधी अक्सर कहते हुए पाए जाते हैं कि देयर आर टू इंडियाज। एक इंडिया वो है जहां पे अच्छी सड़कें हैं, जहां पे अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, और एक भारत वो है जहां पे गरीबी है, और मैं उसे हटाऊंगा। कांग्रेस पार्टी उसके लिए काम करेगी। देखिए, 52 साल पहले इंदिरा गांधी भी उसके लिए काम करना चाहती थी। 71 में उनसे गरीबी नहीं हटी, 71 में उनसे गरीबी नहीं हटी, तो 75 में उनके बेटे संजय ने दिल्ली से तुर्कमान गेट वाले इलाके से गरीबों को हटाना शुरू कर दिया, दिल्ली शहर को सुंदर बनाने के नाम पे। तो आप हिपोक्रेसी देख रहे हैं नेताओं की। मतलब एक नेता की दादी भी ये दावा करती थी कि मैं गरीबी हटाऊंगा, और आज की तारीख में वो नेता भी यही दावा कर रहा है कि मैं गरीबी हटाऊंगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे हाउस की। दूसरी हाउस यानी लोकसभा, राज्यसभा नहीं, हमारी पॉलिटिक्स का जो दूसरा हाउस है, और इस दुनिया की जो तथाकथित सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, यानी भारतीय जनता दल। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा हैं ये इंसान। 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से नरेंद्र मोदी का बहुत ज्यादा कंट्रोल है पार्टी के ऊपर। इससे पहले जब आखिरी बार भारतीय जनता पार्टी लगभग 6 सालों के लिए सत्ता में थी, वो पीरियड था 98 से लेकर 2004 तक। इस पीरियड में पार्टी की कमान थी इनके हाथों में। आप देख सकते हैं बीजेपी में भी जनरेशनल शिफ्ट आया। बीजेपी इन नेताओं से स्विच करके इन नेताओं तक पहुंच गई, लेकिन ये जो समस्या है ये आज की तारीख में भी बरकरार है। जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आई थी, तो वो आई तो राम मंदिर और राम जन्मभूमि आंदोलन की वजह से थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो चीजें, जो वादे किए थे, उसमें गरीबी भी थी। लेकिन ना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गरीबी को पूरी तरह से इरेडिकेट कर पाई इस देश से, ना नरेंद्र मोदी की भाजपा वाली सरकार इस देश से गरीबी को पूरी तरह से हटा पाई, ना इन दोनों के बीच में जो यूपीए की सरकार आई वो ऐसा कर पाई। हर सरकार ने अलग अलग समय पर इस देश में अलग अलग दावे किए कि हम गरीबी के लिए ये करेंगे, हम गरीबी के लिए वो करेंगे, हम ऐसे गरीबी हटाएंगे, हम वैसे गरीबी हटाएंगे। लेकिन गरीबी आज भी हिंदुस्तान में एकमात्र कांस्टेंट चीज़ है। लोग बोलते हैं ना कि समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में गरीबी मजबूती से अपनी जगह बनाई हुई है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इस देश के हर नागरिक को शर्मसार कर देगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्या हिस्टोरिकल फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से गरीबी इतनी ज़्यादा है हिंदुस्तान में, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये कौन है? ये है रॉबर्ट क्लाइव, यानी हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे,
उनका क्या योगदान है? उनका योगदान ये है कि ब्रिटिश क्राउन को इस्टेब्लिश करने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। और ब्रिटिश क्राउन ने, यानी कि जो अंग्रेजी सत्ता थी, जो अंग्रेज थे, जो गोरे थे, उन्होंने बड़ी ही चतुराई से, बड़ी ही चालाकी से, जब पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तब हिंदुस्तान का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। आपने दुनिया भर में सुना होगा इंडस्ट्रीज लगती हैं, यहां पर अंग्रेजों के काल में इंडस्ट्रीज चली गई। जी हाँ, हमारे यहाँ पे जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, हमारे यहाँ दुनिया का बेस्ट कपड़ा बनता था, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज को बुरी तरह से खत्म कर दिया। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो शशि थरूर की ये वाली किताब पढ़ सकते हैं। इस किताब में बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हुए हैं, जिसको पढ़ के आपको बहुत मजा आएगा और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के साथ कौन कौन सी बर्बरताएं की। तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हिंदुस्तान की गरीबी में। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हो ही नहीं पाई। उसके अलावा अंग्रेजों का एक और योगदान है, वो क्या है? अनस्टेबल इंडिया। अंग्रेज हिंदुस्तान को अनस्टेबल छोड़ के चले गए। आप बोलेंगे अनस्टेबल मतलब तुम्हारा? मतलब इसका कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से जब छोड़कर जाना था, अगर आप रामचंद्र गुहा की किताब पढ़ें तो आपको साफ पता चलेगा, इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा हुआ है बकायदा, कि अंग्रेजों का प्लान था वो हिंदुस्तान को 1948 में छोड़कर जाने वाले थे। लेकिन उन्होंने जब देखा कि बंटवारे के कारण मौतें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तो उनको लगा कि कहीं इस चीज़ का जो ब्लेम है वो हमारे सर पे ना आ जाए। इसीलिए वो जितनी जल्दी हो सके आनन फानन में सत्ता का हस्तांतरण करके हिंदुस्तान से चले गए और अपने साथ छोड़ गए हजारों समस्याएं, जिसके कारण हमारी जो सरकारें हैं, जो नेहरू की रिजीम थी हिंदुस्तान में, उसका बहुत ज़्यादा टाइम लग गया लैंग्वेज के नाम पर देश भर में इश्यूज को सॉल्व करने में। सेपरेटिज्म एक ऐसा इशू जो आज की तारीख तक हिंदुस्तान की ज़मीन पर अपनी मुकम्मल पहचान बनाए हुए है, वो इशू भी अंग्रेज अधूरा छोड़कर चले गए। उसके अलावा अलग अलग जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, कश्मीर का डिस्प्यूट था, उन तमाम डिस्प्यूट्स को, उन तमाम मसलों को जो कि अंग्रेज़ों के ही कार्यकाल में तैयार हुई, उन सब को छोड़ करके अंग्रेज हिंदुस्तान से चले गए। और नेहरू की सरकार का और हमारी शुरुआती सरकारों का बहुत ज़्यादा समय वही सब चीज़ें करने में लग गया। अगर सोचिए ये समस्याएं नहीं आई होती उस वक्त सरकार के पास, तो सरकार अपना पूरा फोकस शायद पॉवर्टी एलिवेशन पे कर पाती, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? इस इंसान की वजह से, क्योंकि इसकी सरकार यानी इसके बाद वाले जो लोग थे, उन्होंने हिंदुस्तान में वो समस्याएं छोड़ दी जो कि हिंदुस्तान में आज तक कायम है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अंग्रेज़ों का रोल तो रहा ही है, मगर सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे इन नेताओं का ही है, क्योंकि हमने इन नेताओं को चुना। अलग अलग समय पे अलग अलग नेता आए, लेकिन किसी भी नेता ने हिंदुस्तान में उस तरीके का काम नहीं किया पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। बिजनेस हाउसेस का बहुत ज़्यादा दबदबा रहा हमेशा पॉलिसी मेकिंग पे। आज की तारीख में जब राहुल गांधी ये दावा करते हैं कि भाजपा की जो सरकार है वो अडानी अंबानी की दोस्त है, तो वो ये भूल जाते हैं कि इंदिरा गांधी के क्या रिश्ते थे धीरू भाई अंबानी के साथ। वो ये भूल जाते हैं ओल्ड मॉन्क के जो मालिक हैं उनके क्या रिश्ते थे इंदिरा गांधी के साथ, और किस तरीके से इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी हार गई थी चुनाव, तो ओल्ड मॉन्क के मालिक ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था इंदिरा गांधी का बहुत ज़्यादा। और तो और 1977 में हार के बाद उसी ओल्ड मॉन्क के मालिक के एक फार्म हाउस में सोलन में अपनी सुरक्षा के लिए संजय गांधी को भेजा गया था इंदिरा गांधी द्वारा। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर भी हमें गौर करना चाहिए। हिंदुस्तान में जब इंदिरा गांधी का दौर चल रहा था, आज की तारीख में तो हिंदुस्तान में फ्री मार्केट है, मगर इंदिरा गांधी के दौर में तो फ्री मार्केट भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा समर्थन था बिजनेस हाउसेस का, और कहीं ना कहीं बिजनेस हाउसेस के साथ उनके रिश्ते भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि जो बिजनेस हाउसेस हैं उनका दबदबा इतना ज़्यादा रहा है हमारी पॉलिसी मेकिंग पे, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग पे, कि कहीं ना कहीं हम जो है पॉवर्टी एलिवेशन कर ही नहीं पाए। इसके अलावा जो अगला फैक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो क्या है? फोर्स्ड लिबरलाइजेशन। हम सब लिबरलाइजेशन को, एलपीजी रिफॉर्म्स को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं और करना भी चाहिए। हिंदुस्तान ने कमाल की इकोनॉमिक ग्रोथ देखी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद, लेकिन वो जो लिबरलाइजेशन था वो एक प्लान्ड लिबरलाइजेशन नहीं था। ऐसा नहीं था कि हमने अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से वो किया, हमें ज़रूरत पड़ी वो करने की। अगर हम वो नहीं करते तो हमारा देश दिवालिया हो जाता, हमें आईएमएफ से फंड नहीं मिलता। तब जाकर हमें लगा कि नहीं, हमें करना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि उससे पहले नेताओं ने सोचा नहीं था। राजीव गांधी की जो सरकार 89 में चली गई थी, उसमें भी उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे इसी से रिलेटेड, लेकिन वो उसको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि हमने जो फ्री मार्केट अपने यहाँ बनाया वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था वेस्टर्न आइडियोलॉजी से और वेस्टर्न थॉट प्रोसेस से। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है जिसके कारण उस फ्री मार्केट में जो गरीब लोग हैं हमारे देश का, उनको टैक्स के अलावा और क्या फ़ायदा मिलेगा, इस पर हम विचार कर ही नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हिंदुस्तान के लगातार गरीब रहने का। उसके अलावा अगर आप देखें तो मैं और भी कई चीज़ों का नाम ले सकता हूं जो आपने पहले सुन रखी होंगी, जैसे कि कास्ट के नाम पे हम बटे हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि कौन सा नेता हमारे लिए कितना अच्छा काम करेगा, हम ये देखते हैं कि कौन सा नेता हमारी जाति का है, कौन सा नेता हमारे लिए मंदिर बनवाएगा, कौन सा मस्जिद बनवाएगा। मुझे लगता है कुछ दिनों बाद कहीं ये मांगना हो जाए कि इस देश में हमें अब चर्च भी बनवाना है और उसके लिए भी एक पार्टी आ जाएगी, वो भी चर्च भूमि आंदोलन शुरू कर देगी। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट किया हमें पॉवर्टी जैसे इश्यूज़ को। और हमारे देश के जो नेता हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को समझ गए कि गरीबी को अगर हम दूर कर देंगे तो उनका जो फेवरेट टॉपिक है आज की तारीख में, इस देश में सफ़ेद कुर्ते पजामे वाले किसी भी इंसान को बैठा के बात कर लीजिए उससे, मतलब मैं लिख के देता हूँ 5 से 10 मिनट के अंदर गरीबी शब्द आना ही आना है। लेकिन उसी जमात से आने वाले जो कुर्ते पजामे वाले हैं, उन्होंने पिछले 76 साल में अगर सचमुच में एक अच्छी नीयत के साथ, एक ठोस कदम के साथ, एक अच्छे प्लान के साथ, एक अच्छे ब्लूप्रिंट के साथ पॉवर्टी के लिए काम किया होता, अगर प्राइवेटाइजेशन करना था तो अच्छे से किया होता, अगर आपको प्राइवेटाइजेशन नहीं करना था, मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को ही मेंटेन करना था जो नेहरूवियन एरा का था, उसको अच्छे से मेंटेन किया होता, तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी एलिवेशन सचमुच में हो सकता था। और जो यथास्थिति इस देश की अभी बनी हुई है उससे तो बहुत बेहतर स्थिति में होते। तो कहीं ना कहीं हम सबको अपने आसपास मौजूद तमाम डिस्ट्रैक्शंस को हटा करके हिंदुस्तान की पॉवर्टी पे फोकस करना चाहिए और इन नेताओं से फोकस करवाना चाहिए हिंदुस्तान की पॉवर्टी पर। तो ये था नज़रिया का एक और एपिसोड। इस एपिसोड के ज़रिए मैं पूरी आशा करता हूँ कि इस पॉवर्टी या फिर गरीबी नाम के विषय पर मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत समृद्धि हासिल करवा पाया हूँगा। तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे थे तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे भी लौटूंगा ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहें नज़रिया।